So hello friends, we were discussing about the noun. Noun में हमने नाउन के टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया था हम लोगों ने कि नाउन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आपको बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का ओनली होता है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है नाउन का वो केवल 2 टाइप्स का होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन में कि प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। होपफुली आप लोगों ने इन चीजों को रिवाइज कर लिया होगा, ठीक से समझ लिया होगा। और हमने पढ़ा था नंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं नाउन का एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस। तो केस भी हम 3 टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केस को भी हम 3 टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस देखा होगा, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। तो ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क में ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और हिज क्या है? हिज ऑब्जेक्ट है। हिज क्या है? पोसेसिव केस है। सॉरी, हिज क्या है? पोसेसिव केस है। तो अब देखिएगा, जब इस तरीके से एक सब्जेक्ट सेंटेंस मिलता है, ही आई हैव गिवन हिम आ बुक। I have given him a book। अब देखिएगा ध्यान से, जब हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा था he is doing his work, तो he क्या था? सब्जेक्ट था। his क्या था? पोसेसिव केस था। I यहां पर सब्जेक्ट है। have given him आ गया। क्या आ गया? him आ गया। तो him एक प्रकार का क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया हुआ था कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हिम भी ऑब्जेक्ट है और दूसरा आ बुक भी ऑब्जेक्ट है। बुक भी ऑब्जेक्ट है। हमारा मोटो यहां आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बताना नहीं है, हमारा आपको डिस्कशन ये हिम पर ले जाना है। हिम क्या है? हिम भी एक ऑब्जेक्ट है, बट ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो अ बुक है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है। यहां पर हमारा मोटो केवल हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो केस क्या हो सकते हैं? केस देखिए, सब्जेक्टिव केस हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव केस हो सकता है। इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा, जैसे हमने यहां पर हिम लिखा, तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसी तरीके से he is doing his work, his क्या है यहां पर? his सब्जेक्टिव केस है। क्या है? पोसेसिव केस है। सॉरी, क्या है? पोसेसिव केस है। तो पोसेसिव केस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो पोसेसिव केस है इसका यूज क्यों किया जाता है? पोसेसिव केस का यूज क्यों किया जाता है? पोसेसिव केस का यूज जहां भी होगा वो पोजीशन शो करेगा। क्या शो करेगा? पोजीशन शो करेगा। ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। दिस इज हिज कार। दिस इज हिज कार। ये उसकी कार है। तो हिज क्या शो करेगा? यहां पर पोजीशन शो करेगा। तो देखिएगा, जैसे हमने सब्जेक्टिव केस में अभी यहां पे सेंटेंस में आई यूज किया था, तो आई हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। और पोसेसिव केस क्या होता है? माई
या माइन होता है, माई या माइन होता है। अब माई और माइन क्या है ये पढ़ने के लिए हम आपको नाउन जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको इसका और डिटेल देंगे। यहां पर हम चैप्टर से आगे ना निकल जाएं इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा केवल मोटो आपको यह बताना है कि किसी भी सेंटेंस में जब इस तरीके से सेंटेंस लिखा हो तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पोसेसिव केस क्या होता है। उसके बाद जैसे हम यहां पे लिखते हैं वी, तो वी तो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है या नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वी का क्या होता है, अस, और इसका पोसेसिव केस क्या होता है, आर या आर सेल्फ्स या आर सेल्फ्स, ठीक है। और एक वर्ड और भी होता है आर सेल्फ, लेकिन आर सेल्फ ही यूज होता है, आर सेल्फ भी लिख सकते हैं, आर सेल्फ। अब ये एफ हटाकर ही हमने आपको बताया था प्लूरल में कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है, तो एफ हटाकर भी ई एस लग जाता है, तो वो आर सेल्फ का आर सेल्फ्स हो जाता है। क्या हो जाता है, आर सेल्फ्स हो जाता है। यू, तो यू का क्या हो जाएगा, योर, और इसका पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, पोसेसिव केस हो जाएगा योर और योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, और इसका भी इसी तरीके से योर सेल्फ भी होता है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है। सिंगुलर में सेल्फ होगा और प्लूरल में सेल्फ्स हो जाएगा। दे का देम ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, और दियर एंड दियर्स और देमसेल्व्स, देमसेल्व्स या देमसेल्व्स और देमसेल्फ, नहीं देमसेल्फ, ठीक है। तो आई का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव केस माई या माइन होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पोसेसिव केस आर सेल्फ और सेल्फ होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, सॉरी यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, और योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। दे का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दियर और देमसेल्व्स होता है। क्या होता है, दियर और देमसेल्व्स होता है। आगे लिखते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ही। अगर ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसा कि हमने आपको सेंटेंस में बताया था, हिम होता है, और पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पोसेसिव केस भी क्या होता है, हर होता है या हर्ष होता है। हर होता है या हर्ष होता है। इसी तरीके से इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, और इसका पोसेसिव केस इट्स होता है। क्या होता है, इसका पोसेसिव केस इट्स होता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस या ही, सी, इट, यू, दे, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, यू, देम, इस तरीके से, और पोसेसिव केस हिज, हर, हर्स, इट्स, योर सेल्फ, दियर एंड देमसेल्व्स होता है। क्या होता है, देमसेल्व्स होता है। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, और ये हमने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पहले ही बताया हुआ था कि, और देखिएगा एक सब्जेक्ट और यूज होता है हम
हालांकि उसे हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, हम उसे प्रोनाउन में पढ़ेंगे फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हु सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, हु सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, क्या होता है, हुम होता है, और इसका पोसेसिव केस हुज होता है, क्या होता है, पोसेसिव केस इसका हुज होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं, केसेस के बारे में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ कंडीशंस हैं इसकी यूज करने की। एक देखिए, जैसे ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है। इसी तरीके से एक और इसमें कभी कभी यूज होता है, इसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस कहते हैं। वोकेटिव केस का यूज एक्चुअली क्या होता है, वोकेटिव केस का यूज हम किसी को संबोधन के लिए, इंडिकेट करने के लिए करते हैं। स्टैंड अप, जैसे हमने बोला स्टैंड अप चिल्ड्रन, तो हमने बच्चों को स्टैंड करने के लिए, मीना कम हियर, मीना कम हियर, तो इसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन। जैसे यहां पर हम बच्चों को इंडिकेट कर रहे हैं, स्टैंड अप चिल्ड्रन, तो स्टैंड अप चिल्ड्रन। अब यहां पर यह है, जैसे मीना कम हियर, बहुत सारे बच्चे या लड़कियां खड़ी हुई हैं, उसमें से केवल मीना को इंडिकेट किया जा रहा है, मीना कम हियर। तो ये वोकेटिव केस का सेंस होता है। वोकेटिव केस में हम इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं, इंडिकेशन के लिए। बहुत सारे लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति को अगर बुलाना हो या कुछ बोलना हो या कुछ लोगों को बोलना हो, सबको ना बोलना हो, तो उन लोगों का नाम लेकर या उन्हें इंडिकेट करके बुलाने की जो सिचुएशन होती है उसको वोकेटिव केस कहते हैं। और जैसे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे राम कम हियर, राम कम हियर, तो इस तरीके से वोकेटिव केस होता है इसका। क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। और देखिएगा ध्यान से, जैसे अब हम इस केस की बात कर रहे थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे लेट के बाद, क्या है, लेट के बाद, लेट के बाद हमेशा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। लेट के बाद हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। जैसे लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर। इस तरीके से हमें अगर लिखते हैं, लेट अस, let them start, let them start study, let them start study। तो ये देखिए अस जो है, क्या है, अस जो है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया। यहां भी लेट के बाद them जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया। let us go for a walk, let us go for preparation, let us go for preparation। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेट के बाद, किसके बाद, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। लेट के बाद किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद का यूज होता है। इसी तरीके से एक और रूल है कि हमेशा कंफ्यूजन होता है देन के बाद किसका यूज होना चाहिए। तो देन वाली सिचुएशन में हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज होता है।
नॉमिनेटिव केस का लेट के बाद हमेशा किसका यूज होता है, नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। अब देखिएगा, अब ये जो देन का यूज है एक्चुअली ये कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये हम आपको एडजेक्टिव के पार्ट्स में बताएंगे, वहां पर हम एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये हमने आपको दा का यूज करते समय भी बताया हुआ था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। तो देखिए एक साथ सारे रूल तो पढ़ नहीं सकते। अब अगर हमने पहले दा का यूज किया था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ दा का यूज किया जाता है। ठीक है, इट्स ओके, वो वाला रूल कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि देन के बाद, देन क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री होती है तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। देन के बाद हमेशा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। तो अब यहां पर नॉमिनेटिव केस की कंपैरिजन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देन के बाद यूज होता है। अब ये डिग्री का मैटर ये हम आपको पर्टिकुलर एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे, क्योंकि डिग्री जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। तो हम उसको थारोली तो यहां नहीं पढ़ा सकते, फिर चैप्टर ही चेंज हो जाएगा। तो चैप्टर चेंज नहीं करना है, अभी हम केस की स्टडी कर रहे हैं, नाउन की स्टडी कर रहे हैं। जब एडजेक्टिव की स्टडी करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि देन क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो वहां पर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हमें केवल ये बताना था आपको केस के सेंस में कि नॉमिनेटिव केसेस का यूज कहां होता है। तो ऐसे हम कई बार गलतियां कर देते हैं कि पता नहीं होता है और हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। कैसे, जैसे राम इज बेटर देन। अब यहां पर देखिएगा, देन के बाद हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, दो ऑप्शन है, सी ऑब्लिक हर। अब आप लोग बताइए सी ठीक रहेगा या हर ठीक रहेगा। हम ऐसे भी कहते हैं राम इज बेटर देन हर, तो भी हमें लगता है ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं कई बार और लिख देते हैं राम इज बेटर देन हर, राम इज बेटर देन हर, तो भी हमें गलत नहीं लगता है। लगता है राम इज बेटर देन हर, ठीक है, चलता है। लेकिन नहीं, अब आपने रूल पढ़ा है कि देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज करना है। किसका यूज करना है, नॉमिनेटिव केस का यूज करना है। तो राम इज बेटर देन हर नहीं होगा, राम इज बेटर देन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम इज बेटर देन सी। यही रूल था कि देन के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, नॉमिनेटिव केसेस का यूज किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। हमने आपको बताया वोकेटिव केस क्या होता है, जहां पर हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उसके सेंस में हमें किसका यूज करना पड़ता है, वोकेटिव केस का यूज करना पड़ता है। सब्जेक्टिव केस के बारे में हम आपको बताया, इसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी होता है। क्या होता है, नॉमिनेटिव केस भी होता है। अब देखिएगा, अगर ये नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और उसके बाद हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और होता है पोसेसिव केस। देखिए पोसेसिव केस में हमने आपको पीछे बताया हुआ था एपोस्ट्रोफी का यूज पंक्चुएशन में। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर एक बार कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी दोबारा कभी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये। अब एक एक वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे पोसेसिव केस के लिए बोला कि एपोस्ट्रोफी का यूज होगा, तो एपोस्ट्रोफी का यूज भी पोसेसिव केस के सेंस में होता है। एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने पंक्चुएशन नहीं पढ़ा है तो ये बात फिर एपोस्ट्रोफी वाली समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले सीरियल से 1 by 1 स्टार्ट करके, जल्दी में कुछ नहीं करना है। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि एक बार कोई चीज ठीक से कर लो ताकि ना बार बार करना पड़े और बार बार टाइम ना देना पड़े उस पे। तो देखिए जैसे हमने पोसेसिव केस में बोला, जैसे बोला शीलाज कार, तो ये भी पोसेसिव केस का सेंस है। शीला की कार, किसकी कार, शीलाज कार। शीलाज कार इज द बेस्ट कार, शीलाज कार इज द बेस्ट कार। तो इस तरीके से शीलाज कार, बात किसकी चल रही है, शीला के कार की चल रही है। जैसे हम कहते हैं गर्ल्स कॉलेज। अब देखिए लड़कियों का कॉलेज या बॉयज कॉलेज। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर हमने आपसे कहा था कि अगर पोसेसिव केस की बात करना है तो पोसेशन तो ये भी है, लेकिन ये एपोस्ट्रोफी का मैटर है। एपोस्ट्रोफी में भी पोसेशन होता है, इसीलिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज, अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए अभी तक हमने यहां पर
एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया हुआ है, यहां भी नहीं लगाया हुआ है। अब आपको एक कंफ्यूजन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा और ऐसी गलती कभी मत करिएगा। कुछ और एक एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। एक तो हमने लिखा यहां गर्ल्स कॉलेज, एक दोबारा लिख रहे हैं गर्ल्स कॉलेज, क्या लिख रहे हैं गर्ल्स कॉलेज। अब देखना ध्यान से, यहां पर हमने एपोस्ट्रोफी यहां पर लगाया हुआ है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज यहां पर एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, एस के और एल के बीच में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। यहां पर गर्ल्स लिखा हुआ है और यहां पर हमने एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। किसके बाद? एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। अब देखना ध्यान से, अब आपको सेंस समझ आएगा, ये वाला ठीक है गर्ल्स कॉलेज या ये वाला ठीक है गर्ल्स कॉलेज। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो गर्ल लिखा हुआ है वो सिंगुलर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर लिखा हुआ है। और यहां पर जो गर्ल्स लिखा हुआ है वो प्लूरल लिखा हुआ है। तो अब आप बताइएगा, गर्ल्स कॉलेज सिंगुलर वाला ठीक होगा या गर्ल्स कॉलेज प्लूरल वाला ठीक होगा? ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो कॉलेज होगा वो एक लड़की का कॉलेज तो होगा नहीं, गर्ल्स तो बहुत सारी होंगी। तो ये वाला पार्ट जो है ये गलत हो जाएगा, गर्ल्स कॉलेज इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एपोस्ट्रोफी में मिस स्पेल्ड में ऐसी गलतियां होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये लिखा है गर्ल्स कॉलेज, अब आप कहेंगे कि गर्ल्स में एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लिखा हुआ है, तो हाँ ये रूल होता है, एपोस्ट्रोफी के बाद इस वर्ड को दोबारा लिख लेते हैं ताकि इजीली ठीक से समझ आए आपको। हमने लिखा GIRLS, एपोस्ट्रोफी इसके बाद लगाया हुआ था और यहां पर जो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है वो गर्ल और एस के बीच में लगा हुआ है। तो ये गर्ल सिंगुलर है, किसी एक लड़की का कॉलेज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इसलिए गर्ल्स कॉलेज इस तरीके से लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है, गर्ल्स कॉलेज इस तरीके से लिखा जाएगा। अब एक और रूल होता है एपोस्ट्रोफी का, ये पोसेसिव केस की बात है। किसकी बात है? पोसेसिव केस की बात है। अगर गर्ल्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो यहां पर एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी के पहले अगर एस लगा होता है तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते हैं, इसलिए ये वाला एस हम क्या कर दे रहे? हटा दे रहे। तो जब इस तरीके से लिखा जाएगा गर्ल्स कॉलेज, इसी तरीके से बॉयज कॉलेज भी होगा। इसी तरीके से क्या होगा? बॉयज कॉलेज होगा। देखिए यहां पे हमने कोई एपोस्ट्रोफी नहीं लगाई है। एक दूसरा एग्जांपल इसी का लेते हैं ताकि आपको बॉयज, ये बॉयज सिंगुलर लिखा हुआ है, इसके बाद हमने एस लिखा है और यहां पर लिखा हमने कॉलेज। क्या लिखा? कॉलेज। एक दूसरा वर्ड लिखते हैं इसी तरीके से बॉयज। अब ये वाला बॉयज जो है ये प्लूरल लिखा हुआ है, इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो हमने आपको बताया एपोस्ट्रोफी का रूल होता है, अगर पहले से एस लगी हो तो उसके बाद एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, तो ये इसी तरीके से हो जाएगा क्या? बॉयज कॉलेज। तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। हम पोसेशन की बात कर रहे थे। पोसेशन का मतलब होता है व्हाट यू हैव। इट मींस शीलाज कार, शीला की कार, शीला कार। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल का कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज। बॉयज कॉलेज, बॉयज का कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज। ये सिंगुलर और प्लूरल वाली स्पेलिंग बहुत ध्यान रखना है। एक तो रूल है कि अगर पहले एस आ जाए उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाया जाए तो उसके बाद एस नहीं लगता है, इसलिए यहां पर उसके बाद एस नहीं लगा हुआ है। और इस तरीके से नहीं लिखा जाता क्योंकि ये गर्ल जो लिखा हुआ है ये गर्ल सिंगुलर लिखा हुआ है, इसके बाद एपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लगाया गया है तो इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, हाँ ये लिख सकते हैं हम गर्ल्स फ्रॉक। क्या बोल सकते हैं? गर्ल्स फ्रॉक। तो ये ठीक होगा। अब इसमें आप कहेंगे डिफरेंस क्या है? गर्ल्स फ्रॉक, फ्रॉक किसी एक लड़की की हो सकती है इसलिए गर्ल्स फ्रॉक हो सकती है, लेकिन कॉलेज किसी एक लड़की का नहीं हो सकता, इसलिए सिंगुलर गर्ल के बाद एस लगाकर उसका कॉलेज नहीं लिखा जा सकता। तो ये ठीक है गर्ल्स फ्रॉक, लेकिन गर्ल्स कॉलेज ठीक नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने केस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमें केस समझ आ जाना चाहिए। आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार ठीक से पढ़ लो ताकि इंग्लिश ग्रामर में लाइफ में कभी दोबारा प्रॉब्लम ना हो, दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक बार किसी चीज पे इतनी तन्मयता से ध्यान से स्टडी कर लो ताकि वो बार बार टेंशन ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात क्या है, आपको सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इधर यहां पर दी जा रही हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ लीजिएगा इंग्लिश। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं।
अब हम केस के बाद इंग्लिश का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन का डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। देखिए, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। क्या होगा? या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जेंडर तो मेनली दो ही होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके जेंडर केवल, लिविंग बीइंग्स के जो जेंडर होते हैं वो केवल दो ही होते हैं। वो केवल दो ही होते हैं। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, क्या होते हैं? जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके जेंडर केवल दो ही हो सकते हैं। या तो वो मैस्कुलिन होंगे, क्या होंगे? मैस्कुलिन होंगे, या वो फेमिनिन होंगे। क्या होंगे? या वो फेमिनिन होंगे। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा राम इज स्टडीइंग, राम इज स्टडीइंग इंग्लिश, राम इज स्टडीइंग इंग्लिश। उसके बाद हमने कहा सीता इज स्टडीइंग, सीता इज स्टडीइंग इंग्लिश। आप देखिए, राम इज स्टडीइंग इंग्लिश एंड सीता इज स्टडीइंग इंग्लिश। तो इस तरीके से राम और सीता क्या हुआ? राम मैस्कुलिन और सीता फेमिनिन। तो जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, क्या होते हैं? लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनके जेंडर केवल दो ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जो लिविंग बीइंग होते हैं उनके जेंडर केवल दो ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि जेंडर जो है इंग्लिश में चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो जो जब लिविंग बीइंग की बात आएगी तो लिविंग बीइंग में जेंडर दो ही होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। लेकिन अब आप कहेंगे जो कॉमन जेंडर है वो भी तो लिविंग बीइंग का है। यस, जो कॉमन जेंडर है वो भी लिविंग बीइंग का है, लेकिन पहले ही हमने आपको बता दिया वो कॉमन कोई प्रोफेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉमन कोई प्रोफेशन हो सकता है। कोई मेल या फीमेल कॉमन नहीं होता। कॉमन उसका प्रोफेशन हो सकता है, कॉमन उसका वर्क हो सकता है, कॉमन उसकी पोस्ट हो सकती है, लेकिन लिविंग बीइंग कॉमन नहीं होता। या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। बायो में तो ऐसा नहीं है ना कि इससे ज्यादा कुछ बना हो। बायो में तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ इससे ज्यादा बना हो। तो देखिएगा, एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि जेंडर जो है वो चार है, लेकिन हम आपको ये रियलाइज कराना चाहते थे कि बायोलॉजी में कभी आपने ऐसा पढ़ा कि मेल या फीमेल के अलावा कोई तीसरा जेंडर हो? नहीं होता है। ठीक है, तो मेल या फीमेल के अलावा कोई तीसरा जेंडर नहीं होता है। तो लिविंग बीइंग में तो दो ही होते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में कुछ कॉमन पोस्ट होती हैं जिनको मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हेल्ड करे तो उसके लिए वर्ड वही रहता है, सेम नाम रहता है, इसलिए। और फिर होती है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर जो जेंडर बनता है उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर जो जेंडर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो देखिएगा, न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। देखिएगा, तो जेंडर जो है, जेंडर जो है, जेंडर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन। क्या होगा? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। दूसरा होगा फेमिनिन। फेमिनिन। तीसरा होगा कॉमन।
और नेक्स्ट होगा न्यूटर। ध्यान से देखिएगा, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है, जो मेल को शो करते हैं, जैसे हमने कहा कोई नाम राम, फिर हमने कहा ही, फिर हमने कहा डॉग, फिर हमने कहा ऑक्स। तो इस तरीके से ये किसको शो करते हैं? मैस्कुलिन को शो करते हैं। राम, ही, डॉग और ऑक्स, ये किसको शो करते हैं? मैस्कुलिन को शो करते हैं। फेमिनिन में क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा सीता, फिर हमने यहां कहा सी, फिर यहां हमने कहा डॉग का बिच, डॉग का क्या होता है? बिच, फिर ऑक्स का क्या होता है? काउ। तो ये फेमिनिन जेंडर्स हैं। क्या है? फेमिनिन जेंडर्स हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉमन जेंडर। क्या आता है? कॉमन जेंडर। तो देखिए, कॉमन जेंडर में हमने आपको बताया कोई प्रोफेशन होता है। क्या होता है मेनली? या कोई पोस्ट होती है। तो जैसे हमने कहा स्टूडेंट, क्या कहा? स्टूडेंट। अब आप ही सब देख लीजिएगा, या तो आप बॉय होंगे या आप क्या होंगे? गर्ल होंगे। या तो आप क्या होंगे? बॉय होंगे या आप होंगे क्या? गर्ल होंगे। तो आप लोगों में से कुछ लोग बॉयज हैं, कुछ लोग क्या हैं? गर्ल्स हैं, लेकिन बोथ आर स्टूडेंट। आप सब क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हो गया। अब देखिएगा, टीचर, टीचर मेल भी होते हैं और टीचर फीमेल भी होते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर, डॉक्टर जो होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, और कुछ वर्ड्स जैसे कि कजन। अब देखिए, कजन में हमारे ये वर्ड स्पेशली याद रखना है। कई बार आप लोग बोलते समय ये गलती कर देते हो, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर। नहीं, कजन सिस्टर नहीं बोलना है, कजन ब्रदर नहीं बोलना है। कजन कहने का मतलब ही है इट मे बी ही और सी, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो कजन कहने का मतलब ही है या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन वो आपके अंकल या ताऊ के बच्चे हैं। ठीक है, तो कजन में हम कजन ब्रदर नहीं लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। कजन सिस्टर नहीं लिखते हैं, कजन कजन होता है अपने आप में। उसी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, क्योंकि ये कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। जैसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में भी मदर और फादर दोनों होते हैं, मम्मी और पापा दोनों होते हैं। तो इसलिए ये क्या हो सकता है? कॉमन जेंडर हो सकता है ना। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं बेबी। क्या यूज करते हैं? बेबी। अब देखिए, जो बेबी है, छोटा बच्चा है, उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता है। क्या नहीं करते हम? जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। छोटे बच्चे को हम जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। अर्थात ये कॉमन जेंडर है। कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। अब हम चलते हैं न्यूट्रल जेंडर पे। अब देखिए, न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं, ये ना तो मेल होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और ना ही फीमेल होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ना ही ये मेल होते हैं और ना ही ये फीमेल होते हैं, और ना ही ये लिविंग थिंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है आप लोगों का? मैस्कुलिन की टेबल आपको बहुत बड़ी करनी है। इसमें जो भी आपके आसपास वर्ड दिखाई पड़ते हैं, देखिए, पढ़ने का यही तरीका है। आपको बता दिया गया पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैस्कुलिन जेंडर में जैसे हमने 4 वर्ड लिखे, राम, ही, डॉग, ऑक्स, इट मींस अब आपकी जिम्मेदारी है आगे इसमें आप जितने भी इस टेबल में वर्ड जोड़ सकते हो, आपके आसपास जितने भी वर्ड दिखाई देते हैं। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप इसे लर्न करने बैठेंगे तो टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसे आप डेली प्रैक्टिस से सीखिएगा, अपने आसपास ऑब्जर्व करके सीखिएगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप छोटे होते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो कोई भी बच्चा क्या, जब हमें कल हम मामा के यहाँ जाएंगे, क्या जब ये मम्मी आपको बता रही होती हैं, या जब आप बोल रहे हो, तो जब आप बहुत छोटे होते हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल के, तो क्या आपने ये पढ़ा होता है कि ये फ्यूचर टेंस है? हम कल मामा के यहाँ जाएंगे, गागीगे, या हम कल मामा के यहाँ गए थे, क्या आपको ये मम्मी ने बताया हुआ होता है, या आपके बड़ों ने आपको बताया होता है कि ये पास्ट टेंस की बात थी इसलिए थे लगाना चाहिए था?
हम मम्मी के यहाँ, हम मामा के यहाँ जा रहे हैं या आज जाएंगे, तो क्या ऐसा बोलते समय आपको टेंस का नॉलेज था? बिल्कुल नहीं था। आप इस भ्रम से बाहर निकलिएगा कि इंग्लिश आपको बैठकर लर्न करनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो ध्यान से अगर आपने ये बात समझ ली कि हाँ यार ये बात तो सच है, कभी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने हमें जब सेंटेंस बोलना सिखाया था तो उन्होंने हमें टेंस नहीं पढ़ाया था। टेंस तो हम आके 10th में, 11th में, 7th में, 6th में पढ़ते हैं। पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है हिंदी में, मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। उसके पहले तो हम बोलने लगते हैं, हम कल स्कूल जाएंगे, हम कल स्कूल नहीं गए थे बोलते हैं, या हम कल स्कूल जाएंगे। तो क्या हमें उस समय टेंस का ज्ञान होता है? नहीं होता है। और इस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपने आसपास के किसी भी छोटे बच्चे से पूछ लीजिएगा जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में स्कूल जाता है, जिसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल नहीं पढ़ाया गया है। आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको प्रॉपर बताएगा। आपको थोड़ी पता चलेगा कि उसे ग्रामर नहीं पता है हिंदी की, नहीं, क्योंकि वो उसने एटमॉस्फेयर से सीखी है, क्योंकि वो उसने अपने आसपास के वातावरण से सीखी है। तो आप इंग्लिश को सीखते समय सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको बता दिया गया कि कुछ मैस्कुलिन होता है, मतलब जितने भी मेल जेंडर को डिनोट करते हैं उनको मैस्कुलिन कहते हैं। तो अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस टेबल को और बड़ा कर लीजिएगा। जितने भी वर्ड आपको आसपास दिखाई देते हैं लिखना शुरू कर दीजिएगा। फिर आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपने मैस्कुलिन में लिखा है या फेमिनिन में लिखा है। अगर दोनों में नहीं आ रहा है तो क्या फिर वो कॉमन या न्यूट्रल जेंडर में आ रहा है? और अगर कॉमन में भी आ रहा है, अगर वो कॉमन जेंडर में भी आ रहा है, तो कॉमन जेंडर में क्या आ रहा है? कॉमन जेंडर में जितने भी पोस्ट हैं, आप क्लास में गए, लड़का और लड़की दोनों थे, लेकिन वो सभी क्या थे? स्टूडेंट थे। आप कॉलेज में गए, वहां पर मेल और फीमेल दोनों थे, लेकिन वो टीचर्स थे आपके, मेल टीचर भी थी और फीमेल टीचर भी थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो कॉमन जेंडर हो जाएगा। पेरेंट्स में आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि मम्मी और पापा दोनों होते हैं। जब हम कजन की बात करते हैं तो कजन में ब्रदर और सिस्टर दोनों होते हैं, ब्रदर को भी कजन बोलते हैं और सिस्टर को भी कजन बोलते हैं। तो इस तरीके से कॉमन जेंडर का मतलब हुआ जो कोई नाम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सके। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया डॉक्टर्स, क्या बताया? डॉक्टर्स। आप हॉस्पिटल में जाते हैं या देखते हैं तो डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड यूज करते हैं हम, बेबी। क्या यूज करते हैं? बेबी। वो आप वाला बेबी नहीं, वो बच्चों के लिए बेबी, स्पेशली बच्चों के लिए जो बेबी बोला जाता है। तो बच्चों में हम जेंडर डिसाइड नहीं करते, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन जेंडर है। क्या है? अब आपको पहली बार पता चल गया, अच्छा जो बेबी बोलते हैं वो कॉमन जेंडर है। हाँ, तो ध्यान से बोलिएगा, वो कॉमन जेंडर है, मेल या फीमेल किसी को भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया न्यूट्रल जेंडर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। अब देखिए, न्यूट्रल जेंडर में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ना तो मेल होता है, ना ही फीमेल होता है, और ना ही लिविंग थिंग होती है। तो होता क्या है? अगर मेल भी नहीं होता, फीमेल भी नहीं होता, लिविंग थिंग भी नहीं होती, तो क्या होता है वो बताइए ना। हाँ, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अगर लिविंग नहीं होगा तो नॉन लिविंग होगा, अगर वो लिविंग थिंग नहीं है तो कैसा होगा? वो नॉन लिविंग होगा। तो अब नॉन लिविंग में, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, तो पेन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। पेन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम बुक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बुक लिखेंगे, तो बुक क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। जैसे ये है व्हाइट बोर्ड है, क्या है? व्हाइट बोर्ड है, तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि जेंडर को, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर में हमने क्या किया? मैस्कुलिन जेंडर में हमने आपको बताया इस तरीके के वर्ड आते हैं, है ना। और फेमिनिन जेंडर में आपने देखा कि इस तरीके से सीता, सी, बिच, काउ, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, है ना। तो कॉमन जेंडर में ये देखिएगा, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, कजन, पेरेंट्स और बेबी आते हैं। न्यूट्रल जेंडर में मेल, फीमेल, लिविंग थिंग्स, पेन, बुक और व्हाइट बोर्ड, इस तरीके से आता है ना। तो ये हो गया हमारा जेंडर का पार्ट। अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, कि मैस्कुलिन जेंडर का यूज कहां होता है और फेमिनिन जेंडर का यूज कहां होता है। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके, वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
तो जेंडर में ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और जेंडर में हमने कहा मैस्कुलिन जेंडर का यूज, मैस्कुलिन जेंडर का यूज, मैस्कुलिन जेंडर का यूज ऐसी चीजों के साथ होता है, ऐसी चीजों के साथ होता है, ऐसी चीजों के साथ होता है जो स्ट्रेंथ शो करते हैं। क्या शो करते हैं? स्ट्रेंथ शो करते हैं, स्ट्रेंथ शो करते हैं। क्या शो करते हैं? स्ट्रेंथ शो करते हैं, वायलेंट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वायलेंट शो करते हैं, या सुपीरियरिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सुपीरियरिटी शो करते हैं। ऐसी चीजें जो ज्यादा स्ट्रेंथ शो करती हैं, जो वायलेंट शो करती हैं, जो सुपीरियरिटी शो करती हैं, जो पावरफुल शो करती हैं। क्या शो करती हैं? पावर शो करती हैं। ऐसी चीजों के साथ हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे सन। क्या? सन को फायरसी कहा जाता है, सन को पावरफुल कहा जाता है। सन समर, गर्मी। सन समर, डेथ फियर, डेथ फियर। तो इस तरीके के वर्ड, इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे कि ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे नाउन्स के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाएगा। आगे देखिएगा, किसका यूज किया जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाएगा। अब देखिएगा, इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर का यूज इसका अपोजिट हो जाएगा। फेमिनिन जेंडर का यूज ऐसी चीजों के साथ होता है जो, अब जैसे यहां पे हमने स्ट्रेंथ लिखा था, क्या लिखा था? जो क्या शो करेंगे? जो सॉफ्टनेस शो करेंगे। क्या शो करेंगे? सॉफ्टनेस शो करेंगे। क्या शो करेंगे? सॉफ्टनेस शो करेंगे, जेंटलनेस शो करेंगे। क्या शो करेंगे? वीकनेस। वहां पे लिखा था पावर शो करेंगे, तो यहां पे क्या शो करेंगे? वीकनेस शो करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर में हमने आपको बताया था पावर शो करेंगे, यहां पे क्या शो करेंगे? वीकनेस शो करेंगे। ब्यूटी शो करेंगे। क्या करेंगे? ब्यूटी शो करेंगे, ब्यूटी शो करेंगे। सॉफ्टनेस शो करेंगे, वीकनेस शो करेंगे, ब्यूटी शो करेंगे, है ना। जेंटिलनेस होगा, उसमें क्या होगा? जेंटिलनेस होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो हमने आपको बताया था जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो पावर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पावर शो करते हैं। जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं वो पावर शो करते हैं। लेकिन यहां पर हमने आपको क्या बताया? फेमिनिन जेंडर का यूज ऐसी चीजों के साथ होता है जो सॉफ्टनेस शो करेंगे। क्या शो करेंगे? सॉफ्टनेस शो करेंगे, जेंटलनेस शो करेंगे, ब्यूटी शो करेंगे, वीकनेस शो करेंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे मून। क्या है? मून। अब बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो सन है उसकी जो हीट होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उसको मैस्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाता है। जो मून होता है उसकी जो उसकी शीतलता होती है, जो उसकी ठंडाई होती है, जो उसमें सॉफ्टनेस होती है, जो उसकी ब्यूटी होती है, उसकी वजह से इसको किसमें काउंट किया जाता है? फेमिनिन जेंडर में काउंट किया जाता है। किसमें काउंट किया जाता है? फेमिनिन जेंडर में। जैसे नेचर हो गया। क्या हो गया? नेचर हो गया। तो नेचर को बहुत सॉफ्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत सॉफ्ट माना जाता है। नेचर हो गया, मून हो गया, इस तरीके से। जैसे मर्सी हो गया। क्या हो गया? मर्सी हो गया। मर्सी का मतलब ही दया होता है। क्या होता है? तो जहां पर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के, जो हमें हमेशा याद ही होना चाहिए ताकि गलतियां कम से कम हो। सेंटेंस बनाते समय या ग्रामर पढ़ते समय हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमें पता होना चाहिए। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ
मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स होते हैं, जेंडर के वर्ड्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स होते हैं, उनको कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है? कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है। इसी तरीके से कुछ फेमिनिन जेंडर के कुछ वर्ड्स होते हैं, फेमिनिन जेंडर के कुछ वर्ड्स होते हैं, फेमिनिन जेंडर के कुछ वर्ड्स होते हैं, फेमिनिन जेंडर के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है, होते हैं जिनको कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है? कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है, कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है, की तरह यूज किया जाता है। अब सोचने वाली बात है, मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स जो होते हैं उनको कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है। अभी हमने पीछे आपको कॉमन जेंडर बताया हुआ था, कॉमन जेंडर क्या होता है। इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको भी किसकी तरह यूज किया जाता है? कॉमन जेंडर की तरह यूज किया जाता है। ये बात क्लियर होगी। जैसे एक्टर वर्ड है, एग्जाम्पल क्या है इसका? एक्टर। अब देखिए, एक्टर एक्चुअली मैस्कुलिन जेंडर है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, लेकिन आजकल इंग्लिश ग्रामर में आपको पता है एक्टर मेल को भी कहते हैं, एक्टर फीमेल को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टर अमिताभ बच्चन और एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन, तो दोनों को ही हम क्या यूज करते हैं? एक्टर यूज करते हैं। तो एक्चुअली एक्टर क्या था? मैस्कुलिन जेंडर था, लेकिन हम इसको किसकी तरह यूज करेंगे? कॉमन जेंडर की तरह यूज करेंगे। किसकी तरह यूज करेंगे? जैसे एक वर्ड होता है मैन, क्या होता है? अब मैन तो आपको क्लियरली पता है मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन बहुत ध्यान से इसका एग्जांपल सुनिएगा। मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अब देखिए, मैन यहां पर जो यूज किया गया, ऐसा थोड़ी केवल मैन के लिए यूज किया गया, वुमेन के लिए यूज नहीं किया गया। मैन इज मॉर्टल तो मेल और फीमेल दोनों के लिए कहा गया है। मैन इज मॉर्टल तो मेल और फीमेल दोनों के लिए कहा गया है ना। जैसे चेयरमैन, क्या लिखा? चेयरमैन। अब देखिए, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है चेयरमैन, लेकिन अगर फीमेल चेयरमैन होती हैं, जैसे अगर किसी कंपनी की कोई फीमेल, जैसे चंदा कोचर आजकल तो विवादों में है, आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज में देखा ही होगा आपने, है ना, तो सीईओ रह चुकी हैं, तो उनको चेयरमैन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चेयरमैन, लेकिन जबकि वो मैन नहीं है। तो चेयरमैन कैसे यूज हो रहा है? मैन हो गया, एक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया। ये वर्ड्स कैसे यूज होते हैं? कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। जैसे ऑथर वर्ड है, क्या है? ऑथर। तो ऑथर एक्चुअली मैस्कुलिन जेंडर है। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन इसका भी यूज हम कॉमन जेंडर की तरह करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा, जैसे कुछ फेमिनिन जेंडर होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उनका यूज हम किसकी तरह करते हैं? कॉमन जेंडर की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? कॉमन जेंडर की तरह करते हैं। तो जैसे हमने एक वर्ड यूज किया काउ या बी, क्या यूज किया? काउ। आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग बोलते हैं कि वो बहुत गाऊ इंसान है। कैसा इंसान है? गऊ इंसान है। काऊ जैसा स्वभाव है उसका। कैसा स्वभाव है? मतलब बहुत ही सिंपल, हम्बल और सॉफ्ट बिहेवियर है उसका। तो जबकि काऊ किसके लिए यूज होता है? काऊ तो फीमेल वर्जन है। काऊ कैसा है? फेमिनिन जेंडर है, लेकिन हम काऊ का यूज किसी लिए करते हैं? किसी मेल व्यक्ति के बिहेवियर को शो करने के लिए भी करते हैं। तो ये जो है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन जेंडर होने के बावजूद भी कॉमन जेंडर की तरह यूज होते हैं। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे कि प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब केवल मैन को परफेक्ट नहीं बनाती। उसमें जो वर्ड मैन यूज किया गया है वो मैन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया गया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो जो मैन वर्ड यूज किया गया है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया गया। ऐसा नहीं कि केवल मैन को परफेक्ट बनाती, फीमेल परफेक्ट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया कि चेयरमैन जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए चेयरमैन वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एग्जैक्टली ये मैस्कुलिन वर्ड है, जबकि इनका कॉमन वर्ड की तरह यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो फेमिन जेंडर होते हैं, फेमिन जेंडर्स में जैसे मेनली काउ और बी, इनका यूज भी किस तरीके से किया जाता है? कॉमन जेंडर की तरह किया जाता है। तो अब हम
आपको जेंडर के कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस बताएंगे, वो अगले लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम आगे करते हैं। थैंक यू।